अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे रेडियो एक्टिविटी की डिटेक्शन के लिए और उसकी मेजरमेंट्स के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इसमें हमने 5 डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी, जिसमें गीगर मुलर थी, आयनाइजेशन चैम्बर था, सेंटिलेशन था, फोटोग्राफिक मेथड था। आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है हमारा रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स या फिर जिनको हम रेडियो केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हमारे किसी सैंपल के अंदर मौजूद हैं हम इनको डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कोई रेडियो केमिकल मेथड के। क्या बेसिकली रेडियो केमिकल मेथड्स होते हैं हम उनको देखेंगे कि क्या है। रेडियो केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की किसी खास किस्म की प्रॉपर्टी की बेस पे जो है वो एलिमेंट्स की डिटेक्शन होती है सैंपल के अंदर। These properties include the type and energy of radiations emitted। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं अपने सैंपल के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद है तो हम रेडियो केमिकल मेथड के जरिए उसको एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि एक तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो जो सैंपल के अंदर हमारा कंपोनेंट मौजूद है जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं वो कौन सी और किस टाइप की रेडिएशंस को इमिट करता है। सेकंड क्या हो सकता है कि उनकी हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ की बेस पे जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। और थर्ड वन इज दैट एंड द डिके स्कीम ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड। डिके स्कीम ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड का मतलब क्या कि जब वो न्यूक्लियाइड जो है वो डिके होता है तो उसके रिजल्ट में वो कौन कौन सी रेडिएशंस इमिट करता है। आइदर वो अल्फा है, बीटा है या गामा रेडिएशंस इमिट करता है, या जो गामा रेडिएशंस या जो भी वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है वो किस एनर्जी की जो है वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है। इनकी बेस पे हम क्या करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। रेडियो केमिकल मेथड्स जो होते हैं एनालिसिस के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं। सेंसिटिव मीन्स या कि अगर हमारे सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा कम अमाउंट भी मौजूद है तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं रेडियो केमिकल या रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ये कि हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो भी मौजूद है उनको स्पेसिफिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्पेसिफिकली कैसे कि मीन्स ये कि हम कहते हैं कि हर एक टाइप का जो एलिमेंट है जब वो उसका डिके होता है तो एज या डिसइंटीग्रेट होता है तो एज वो क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी की। तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि हर एक स्पेसिफिक एनालाइट को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय यूजिंग रेडियो केमिकल मेथड्स। जनरली क्या है 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस है, 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं अपने जो सैंपल है उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं हम उनको एनालाइज करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन जो है वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, सेकेंड वन इज रेडियोमेट्रिक एनालिसिस एंड थर्ड वन इज आइसोटॉप डाइल्यूशन एनालिसिस। तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं बहुत मोस्टली यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स के अंदर से एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। वन बाय वन जो है हम इनको देखेंगे कि क्या होते हैं, किस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम इनकी जो है वो एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके अलावा इनकी लिमिटेशंस देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है, किसने सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कवर किया, किसने इसके ऊपर काम किया, हम वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है क्या, किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं ये, ठीक है, इसको हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहते हैं। और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के ऊपर जो था वो सबसे पहले जिसने काम किया था ये जिसने इसको डिस्कवर किया था 1936 में हेवेसी एंड लेवी ने जो था वो डिफरेंट एलिमेंट सैंपल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद थे उनको जो है वो उसने एनालाइज किया था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के जरिए 1936 में। हेवेसी एंड लेवी एंड लेवी ने 1936 में क्या किया था सैंपल के अंदर से जो है वो एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए जो था वो क्या किया था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को यूज़ किया था। अब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो बेसिकली है क्या, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के एनालिसिस के लिए जो है वो यूज़ होती है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मल्टी एनिमल एनालिसिस ऑफ मेजर
माइनर, ट्रेस एंड रेयर एलिमेंट्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है, यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मल्टी एलिमेंट्स मेजर कंपोनेंट्स होते हैं या माइनर कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर कोई ट्रेसर्स मौजूद हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या है, कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो उनकी हम क्या करते हैं, डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली होता क्या है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के अंदर, कि क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि कोई भी क्या है कि एक एलिमेंट है जो कि मौजूद है, उसके ऊपर क्या करते हैं कि कोई भी न्यूट्रॉन्स की जो है वो बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से क्या होगा कि हम कहते हैं कि एक एलिमेंट उस वक्त तक स्टेबल है जब तक उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो उसके अंदर मौजूद है वो क्या होते हैं, एक ख़ास रेशियो के अंदर फिक्स रहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स की हेल्प से जो है वो बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे, और ये क्या है हमारा कोई भी न्यूट्रॉन का सोर्स है जिससे कि हम क्या करवा रहे हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं अपने सैंपल के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर हमें पता है कि कोई भी एटम का जो एलिमेंट है उसका न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होगा। किस वक्त स्टेबल होता है, जब हम कहते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक स्टेबल पोजीशन में रहता है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन का कोई सोर्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन का सोर्स है और ये हमारा सैंपल है। अब जब हम इसके ऊपर क्या करवाते हैं, किसी न्यूट्रॉन के सोर्स के जरिए जो है वो इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो है वो चेंज होती है। क्योंकि अगर ये एक भी न्यूट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लेगा तो जो रेशियो इसके अंदर मौजूद है वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड न्यूक्लियाई है, हमारा जो सैंपल के अंदर एलिमेंट मौजूद है वो क्या हो जाता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्या है हमारा सेम वही जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, ये और यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी एक न्यूट्रॉन जो है वो ये किसको शो कर रहा है, न्यूट्रॉन्स को, और ये जो शो कर रहे हैं वो प्रोटॉन्स को। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इसने क्या किया कि जब हमने न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी इसने जो है एक न्यूट्रॉन भी अगर कैप्चर कर लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हम कह रहे थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो है जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है, वो रेशियो डिस्टर्ब हुई तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, जिसको हम कंपाउंड न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड न्यूक्लियाई होता है, ये जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, तो ये क्या करता है, वापस स्टेबल होने के लिए, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए क्या करता है, इमीडिएटली रेडिएशंस को जो है वो इमिट करेगा। जो ये रेडिएशंस इमीडिएटली इमिट करता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशंस। क्या ये इमिट करेगा, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस।
ठीक है। प्रॉम्प्ट यानी कि फ़ौरन ही जैसे ही हमने इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, इसने किसी भी एक न्यूट्रॉन को कैप्चर किया, जो क्या हुआ कि जो इनके दरमियान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो थी वो रेशो डिस्टर्ब हुई। उसकी वजह से हमारा जो है वो न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट की वजह से उसने क्या करना है कि वापस अपनी एक स्टेबल कंडीशन के अंदर आना है, तो ये क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, जिनको हम गामा रेडिएशंस कहेंगे। प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन इसलिए कहेंगे कि फ़ौरन से ही जो है वो इमिट करता है। उसके बाद ये जब इमिट करने के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड, जो कि अभी पूरा फर्दर जो है वो स्टेबल नहीं हुआ। उसके बाद फर्दर थोड़ी देर के बाद ये क्या करता है, मजीद रेडिएशंस को जो है वो इमिट करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, एक स्टेबल आइसोटॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कुछ देर के बाद जो है वो इमिट होती है रेडिएशंस, उसको हम डिलेड गैमा रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, हमारा जो सैंपल के अंदर एलिमेंट मौजूद था उसने न्यूट्रॉन कैप्चर किया, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होकर हमारे पास क्या आया, कंपाउंड न्यूक्लियाई की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कंपाउंड न्यूक्लियाई की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये क्या था कि एक्साइटेड स्टेट में था, तो उसने गैमा रेडिएशंस, प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशंस को इमिट किया। उन प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशंस को कन्वर्ट करने के बाद ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड जो है वो मजीद रेडिएशंस कुछ टाइम के बाद इमिट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिलेड गामा रेडिएशन कहते हैं। और उसके बाद ये जो है वो किसमें, एक नॉर्मल आइसोटॉप के अंदर या जो एक नॉर्मल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि एक स्टेबल फॉर्म के अंदर जो है वो ये जाके कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के जरिए हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा के इसको क्या किया है, एक्टिवेट किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इसने रेडिएशन इमिट की। अब ये जो रेडिएशन इमिट करते हैं हम इनको जो है वो एनालाइज करते हैं, इनको जो है वो मैयर की जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिटेक्टर्स, या फिर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेडियोमेट्रिक या मैयरमेंट के डिटेक्शन के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स यूज होते हैं उनको हम यूज़ करते हुए ये गामा रेडिएशन जो है वो मैयर करते हैं। प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस को कुछ एलिमेंट्स के लिए मैयर किया जाता है और कुछ एलिमेंट्स के लिए जो है वो डिलेड गामा रेडिएशंस को जो है वो मैयर करते हैं। अब जो हम रेडिएशंस मैयर करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर एक पीक्स आती है। अब वो पीक्स की एक खास एनर्जी की पीक्स हमारे पास जो आती हैं, वो खास एनर्जी की पीक्स जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सा स्पेसिफिक टाइप का कंपोनेंट या एलिमेंट मौजूद है, और वो जो पीक्स का जो एरिया आता है वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो सैंपल है जिसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है वो सैंपल के अंदर जो है वो कितना अमाउंट के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आपने देखा होगा हमने रेडियो के एक्टिविटी को मैयर करने के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स देखे थे, जिसमें हमने सिंटिलेशन काउंटर्स भी देखे थे, हमने गीगल मूलर काउंटर्स भी देखे थे। तो डिफरेंट मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स मेथड्स यूज करके हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को मैयर करते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि क्या क्या है, किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सैंपल को जो है वो इरेडिएट करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि सैंपल इज इरेडिएटेड विद न्यूट्रॉन, सैंपल को इरेडिएट करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ, सैंपल इज इरेडिएटेड विद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के साथ जो है हम अपने सैंपल को न्यूट्रॉन करवाते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन सोर्स हमारे पास यूज होता है जहाँ से वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन इमिट हो रहे थे। न्यूट्रॉन के जो है वो डिफरेंट सोर्सेज है, लाइक दैट कोई हम जो है वो न्यूट्रॉन आयन एक्सेलरेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज अ रिजल्ट जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है वो इमिट होता है। तो उन न्यूट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो न्यूट्रॉन हमारे पास सोर्स होता है जहाँ से हम न्यूट्रॉन इमिट मिलते हैं वो एक्सेलरेटर हो सकता है, न्यूट्रॉन रिएक्टर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हमारे पास कोई न्यूक्लियर फिशन हो सकता है। क्या क्या हमारे पास न्यूट्रॉन सोर्स कौन कौन से हैं, एक्सेलरेटर, सेकेंड हमारे पास क्या हो सकते हैं कि जो हमने सेकेंड हमारे पास एक्सीलरेटर के अलावा सेकेंड हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स, थर्ड हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हो सकते हैं जिसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रहे हैं और जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्टिवेशन एनालिसिस के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई उसके बाद क्या हुआ, द स्टेबल न्यूक्लियस एब्जॉर्ब वन न्यूट्रॉन एंड बिकम अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। क्या है स्टेबल न्यूक्लियस, सेकेंड में हमने क्या देखा था कि स्टेबल न्यूक्लियस कोई भी एक न्यूट्रॉन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टेबल न्यूक्लियस
absorb neutron and become a radioactive isotope. ठीक है, रेडियो एक्टिव बन जाता है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ फॉर्म डिके अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ लाइफ इमेट कैरेक्टरिस्टिक्स गैमा रे। जैसे ही वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्या होता है, सेकंड थर्ड नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो क्या होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाके फ़ौरन से क्या करता है, खास किस्म की जो है वो डिके अपने हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो उसका डिके होना स्टार्ट होता है, वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गैमा रेज इमिट करता है। रेडियो एक्टिव फॉर्म डिके अकॉर्डिंग आइसोटॉप जो बनता है वो डिके अकॉर्डिंग टू देयर हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली जो है वो डिके होना स्टार्ट होता है एंड इमिट स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। स्पेसिफिक गामा रेज, स्पेसिफिक गामा रेज मतलब स्पेसिफिक एनर्जी की जो है वो गामा रेज को इमिट करता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ फॉर्म्ड और कंसंट्रेशन ऑफ द स्टेबल एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल कैन बी मेजर्ड बाय डिटेक्टिंग द डिके ऑफ द न्यूक्लियाई। कि किसी भी सैंपल कंसंट्रेशन के अंदर इसका जो बेसिकली अगर हम गामा रेज डिटेक्ट हो रही है तो उसके लिए हम जो है वो हमारे पास अगर हमने डिटेक्टर टेस्ट किया हुआ तो हमारे पास स्पेक्ट्रो गैमा रेज डिटेक्टर अटैच किया हुआ तो हमारे पास पीक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो रिजल्ट आता है। अब ये जो पीक्स आई हैं इनका जो हाइट होती है वो बेसिकली क्या इंडिकेट करती है कि कितनी एनर्जी की रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही है, और ये जो पीक एरियाज होते हैं ये स्पेसिफिकली इंडिकेट करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर उस स्पेसिफिक एलिमेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद है और वो इतनी अमाउंट की रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहे हैं। Detection of gamma rays of specific energy indicate the presence of particular elements. Detection of gamma rays indicate the presence of specific element। ठीक है, उस स्पेसिफिक एलिमेंट की प्रेजेंस को शो करता है। अब ये है कि हमने जो गामा रेज रेडिएशंस इमिट होती है इनको हमने डिटेक्ट कैसे करना है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि गामा रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं गामा रेज की डिटेक्शन के लिए, उसके अंदर वो है सेमीकंडक्टर रेडिएशन डिटेक्टर्स जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। कौन कौन से हैं जो कि डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स होते हैं, या फिर क्या करते हैं सेंटिलेशन काउंटर्स यूज किए जाते हैं, या फिर कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली हम कह सकते हैं कि गीगर मुलर यूज करते हैं। ये डिफरेंट क्या हैं इंस्ट्रूमेंट्स मेथड्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं स्पेसिफिकली हम उनको क्या करते हैं इनके जरिए मेजर कर लेते हैं। गीगर मुलर को भी मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जो डिटेक्टर होता है उसको हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने क्या करना होता है क्वांटिटेटिवली डिटरमिन करना होता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स एलिमेंट इन अ गिवन सैंपल आर फाउंड बाय कंप्यूटर डाटा एंड रिडक्शन ऑफ गामा रेज। ठीक है, ये है प्रिंसिपल। इसका हम देख लेते हैं कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रिएक्शन। Specifically the neutron capture and subsequent gamma emissions called neutron या फिर gamma reaction। प्रिंसिपल में अगर आपको इसका बताऊं जैसे तो आपको बहुत क्लियरली इसके यहाँ से ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है इससे आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि क्या होता है। प्रिंसिपल क्या है कि
अच्छा, एक और चीज़ अगर हमने क्या करनी है, एक और चीज़ मैं प्रिंसिपल बताने से पहले, बल्कि मैं प्रिंसिपल लिख लूँ फिर आपको बताया। द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस न्यूक्लियर रिएक्शन, स्पेसिफिकली द न्यूट्रॉन्स कैप्चर specifically based on the principle that specifically the neutron capture and subsequent emission called न्यूट्रॉन गामा रिएक्शन। ठीक है, सब्सिक्वेंट इमिशन होती है जिनको हम न्यूट्रॉन गामा रेडिएशंस की जो है वो इमिट होती है। दिस टेक्निक इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डिलेड गामा रेडिएशन सब्सिक्वेंट टू न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन थ्रू रेडियोएक्टिव कैप्चर और थ्रू fission. This technique is also called neutron induced prompt gamma activation analysis. ठीक है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड प्रॉम्प्ट गामा एक्टिवेशन। अगर हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस को हम मेजर कर रहे हैं तो हम इस टेक्निक को क्या कहेंगे, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, अगर जो है वो एनालिसिस हम डिलेड गामा रेडिएशंस की बेस पे कर रहे हैं, उनको हम मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलेड गामा रेडिएशंस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, फिर हम इस टेक्निक को कहते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम किन सिचुएशंस के अंदर जो है वो प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि ऐसे सैंपल्स जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन एनालिसिस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करते हैं। किस टाइप के सैंपल के लिए, जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। ठीक है, उनके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस करते हैं। और ऐसे सैंपल्स जिनकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है, उनके लिए यूजुअली हम डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसको जो है हम शॉर्ट हाफ लाइफ वाले एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। ठीक है, उनके एनालिसिस के लिए जो है हम डिलेड यूज़ करते हैं, और जिनकी शॉर्ट होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है बहुत सारे सैंपल्स लाइक 25 to 30 मेजर, माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट्स जो कि जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल सैंपल्स के अंदर मौजूद होते हैं ppm to ppb रेंज के अंदर, उनको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं विदाउट केमिकल सेपरेशन। क्या है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज यूजफुल मेथड फॉर simultaneously analysis of (25 to 30) major elements, major, minor, ठीक है, ट्रेसर, जो कि हमारे क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल सैंपल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और उनकी रेंज किस रेंज तक के, ppm to ppb रेंज के अंदर अगर मौजूद हो, उनको भी जो है वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का किस तरह से जो है वो प्रिंसिपल या बेसिक्स, अगर हम इसकी जनरल से आपको एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिहाज से बताऊंगे किस तरह से काम करता है, क्या क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम अपना जो है वो इसका बेसिक देखेंगे, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का जो है वो एक्सपेरिमेंटल व्यू देखेंगे कि किस तरह से काम करता है, और इसके अलावा जो है हम इसकी मजीद लिमिटेशंस देखेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और इनकी जो है वो फर्दर एप्लीकेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।